अपने दादा की मृत्यु के बाद देव अकेले युद्ध नहीं लड़ सकता था और अब उसने इसके लिए अपनी बहन तथा उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। देव के कहने पर मेनका आखिरकार वत्सल साम्राज्य की राजधानी वत्सला तक पहुंच गई थी और उसने अपनी बहन तक अपने दादा की मौत और भाई के खराब हालत की खबर पहुंचा दी थी। अपने दादा की मौत और भाई के इस हाल के बारे में जानने के बाद हेमा का खून खौल रहा था। वो अपनी बहन से कहती है, वो नैना मंदबुद्धि, उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी जो उसने दादाजी की हत्या करवा दी और देव को घायल कर दिया। उस मंदबुद्धि के पास आखिरकार इतना दिमाग और हिम्मत कहां से आई? अपने बहन के सवालों को सुन मेनका उसे जवाब देते हुए कहती है, दीदी अब वो काफी ताकतवर हो चुकी है, उसे अब किसी से डर नहीं लगता है। दादाजी की हत्या करके वो शाही दवाखाने में छिप गई है, उसके साथ दादाजी का हत्यारा भी है। वो बहुत ही खतरनाक है दीदी, बहुत ही खतरनाक। अपनी बहन की बातों पर हेमा को यकीन ही नहीं होता है। वो उससे कहती है, नैना के साथ इन सब में और कौन मिला हुआ है? उसे और किसका साथ प्राप्त है? हेमा के इस सवाल को सुन मेनका थोड़ा सोचते हुए उसे जवाब देती है, वो महामंत्री जयराम और शाही दवाखाना, यही दोनों नैना का काफी समर्थन करते हैं। नैना को काबू करने के लिए हमें इन दोनों को भी काबू करना होगा। अपनी बहन से जानकारी हासिल कर हेमा कुछ सोचने लगती है। उधर हेमा को इस तरह सोचते देख मेनका की आंखों में आंसू आने लगते हैं। दीदी अगर आप हमारे दादाजी की मौत का बदला लेने में मदद नहीं कर सकती हैं तो कृपया हमें हमारे पिता के पास ले चलिए। राजमहल में हमारे खिलाफ काफी साजिश चल रही है। अब हमारा वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। आपको तो पता ही है पिताजी कहाँ हैं, आप हमें भी वहीं भेज दीजिए। मेनका को यूं रोते देख और उसकी इन बातों को सुन हेमा को काफी बुरा लगता है। वो अपनी बहन से कहती है, मेनका मेरी बहन, तुम दोनों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इस वजह से मैं अभी तक वहां नहीं आ पाई। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन, मैं यहां हूं ना, पिताजी के पास जाने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कह हेमा मेनका को गले से लगा लेती है। हेमा के गले से लगी मेनका रोते रोते ही कहती है, हम भाई बहन बहुत अकेले पड़ गए दीदी, हमें अब कौन सहारा देगा? आखिर पिताजी पता नहीं कब वापस आएंगे। अपने बहन की बातों को सुन हेमा उससे कहती है, बहन पिताजी और बाकी सभी लोग जहां युद्ध के लिए गए हैं वहां से इतनी जल्दी वापस नहीं आ जा सकता। वहां तक हम कोई संदेशा भी नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन तुम दोनों भाई बहन अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है। मैं अपने परिवार के हर दुश्मन और हमारे परिवार के ऊपर आने वाले हर खतरे को खत्म कर दूंगी। तुम सबको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहन की इन बातों को सुन मेनका का रोना थोड़ा कम होता है। सच दीदी, आप नैना और महामंत्री जयराम से कैसे बदला लेंगी? मेनका का सवाल सुन हेमा कुछ सोचती है और फिर कहती है, हम उन सबसे एक साथ नहीं बल्कि उनसे चुन चुन कर बदला लेंगे। महामंत्री जयराम के ऊपर अभी सम्राट कहाँ थे? महामंत्री ने सम्राट के लिए काफी युद्ध जीते हैं और वो कभी भी महामंत्री को बिना सबूतों के गलत नहीं मानेगा। लेकिन नैना की बात दूसरी है। अगर मैंने उसे अपना शिकार बनाया तो उसके बारे में कोई भी बात नहीं होगी, इसलिए हम लोग नैना को ही अपना शिकार बनाएंगे। हेमा क्या योजना बना रही थी ये मेनका को अभी तक समझ नहीं आई थी। वो कहती है, दीदी आपने क्या सोचा है, हम नैना से किस तरह बदला लेने वाले हैं? अपनी बहन के इस सवाल को सुन हेमा उससे कहती है, मेनका मेरे पति और यहाँ के युवराज ने मुझसे खुश होकर मुझे अपनी एक मोहर दी थी। उस मोहर का इस्तेमाल करके मैं कोई भी आदेश जारी कर सकती हूँ। मैंने इस मोहर को ना काफी समय से बचा कर रखा था। लगता है अब उस मोहर का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। मैं इस मोहर के इस्तेमाल से एक शाही आदेश जारी करने वाली हूँ। इस शाही आदेश के अनुसार नैना को अभी के अभी हमारे सामने पेश किया जाएगा। ये शाही आदेश जारी होने के बाद पूरे साम्राज्य में सबको इसे मानना होगा और नैना की मदद करने वाले को भी हमारा दोषी माना जाएगा। इस नैना को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। एक बार नैना से बदला पूरा हो जाए फिर मैं सबको चुन चुन कर मारूंगी। मेनका के राजमहल में आने का लक्ष्य पूरा हो गया था। आखिरकार हेमा ने ऐसा आदेश दे दिया था जिसे मेनका चाहती थी। वो अपनी बहन को गले लगाते हुए कहती है, शुक्रिया दीदी, मुझे पता था आप अपने भाई बहन को ऐसे अनाथ बनाकर नहीं छोड़ेंगी। आपका लाख लाख शुक्रिया दीदी। आप वो आदेश मुझे ही दे दीजिए। मैं उसे सीधे कुसान के महामंत्री और सेनापति को दिखाऊंगी तथा उस नैना को हिरासत में लेकर आपके सामने पेश करूंगी। मेनका की बातों को सुन हेमा उसे रुकने के लिए कहती है और अपने कमरे के भीतर चली जाती है। थोड़े ही देर में वो अंदर से शाही फरमान लेकर आती है। मेनका, ये शाही फरमान है, तुम अब इसे लेकर जा सकती हो और इसके आधार पर उस नैना को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अपनी बहन के हाथों से उस फरमान को लेने के साथ ही मेनका की आंखों की चमक बढ़ जाती है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी नैना, मैं भी देखती हूँ तुम्हें अब कौन बचाता है। यही सोचते हुए मेनका अपने बहन की ओर देखते हुए कहती है, दीदी दादाजी का मृत शरीर आपका इंतजार कर रहा है। उनके अंतिम संस्कार के लिए आप कब आएंगी? आपके बिना हम अंतिम संस्कार कैसे कर सकते हैं? अपनी बहन के इस सवाल को सुन हेमा उससे कहती है, तुम चिंता मत करो मेनका, तुम अभी जाओ, मैं भी कल तक वहां पहुंच जाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये खबर मुझसे क्यों छुपाई गई है, उसको तो पता लगा लूं। तुम अभी घर जाओ, मैं भी जल्द वहां पहुंचने का प्रयास करती हूँ। अपनी बड़ी बहन की बातों को सुनने के बाद मेनका वहां से चली जाती है
उधर अपनी बहन को भेजने के साथ ही हेमा तुरंत राज दरबार में जाती है। राज दरबार में राज परिवार के लोगों के लिए ऊपर एक दरगाह बनी हुई थी। उसी दरगाह में खड़ी होकर हेमा सबके सामने कहती है, मुझे सम्राट और युवराज से कुछ बात करनी है, कृपया बाकी लोग दरबार से बाहर निकल जाएं। बीच दरबार में आकर हेमा को इस तरह बोलते देख सम्राट वृद्धव्रत और ओमव्रत हैरान रह जाते हैं। सम्राट तुरंत ही बाकी सभी लोगों को वहां से निकलने का इशारा करता है। सबके निकलने के साथ ही सम्राट वृद्धव्रत अपनी बहू हेमा से कहता है, क्या हुआ बहू, ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जो तुम्हें इस तरह राज दरबार की कार्रवाई रोकनी पड़ी? अपने ससुर सम्राट वृद्धव्रत की इन बातों को सुन हेमा उन्हें प्रणाम करती है। प्रणाम सम्राट। सम्राट, यहां मौजूद हर कोई जानता है मेरे पिता के युद्ध में जाने और मां की मृत्यु के बाद मेरा पालन पोषण मेरे दादा सिंह वर्मन ने किया था। फिर आज जब उनकी हत्या हो गई तो मुझसे आप लोग अभी तक इस समाचार को क्यों छुपा रहे हैं? हेमा से सिंह वर्मन की मृत्यु का समाचार सुनते ही सम्राट वृद्धव्रत हैरान रह जाता है। वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और हैरानी भरी निगाहों से हेमा की ओर देखते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो बहू? महाराज सिंह वर्मन नहीं रहे, उनकी हत्या हो गई। ये गुस्ताखी किसने की है? मैं आज के आज उसका सर कलम कर दूंगा। लेकिन बहू, मुझे भी ये बात तुमसे आज ही पता चल रही है। मुझे भी ये बात पहले से नहीं पता थी। अपने ससुर की बातों को सुन हेमा का लहजा थोड़ा नरम होता है। लेकिन कुसान राज्य से तो कल ही संदेशा भेजा जा चुका था, फिर आपको इस बात की खबर कैसे नहीं है? संदेशा न मिलने की बात पर कोई आगे कुछ बोलता उससे पहले युवराज ओमव्रत बीच में बोल पड़ता है। माफ कीजिएगा पिताजी, कल वो संदेशा मुझे मिला था, लेकिन मैं आप लोगों की चिंता नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब आप दोनों को नहीं बताया। युवराज ओमव्रत से ये सुनते ही सम्राट वृद्धव्रत भड़क उठता है। युवराज, ये क्या गुस्ताखी है? तुम इस तरह मेरे लिए आने वाले संदेशों को मुझसे नहीं छिपा सकते हो। अगर बहू को इस बारे में नहीं पता चलता तो यहाँ क्या हो सकता था? तुम ये जानते भी हो, मेरे सामने ऐसी गलती दोबारा हुई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। इस बात का आगे से खास ध्यान रखा जाए। सम्राट की डांट सुनने के बाद ओमव्रत का चेहरा लटक गया था। वो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो बस आप दोनों से दूर रहकर इस पूरे मामले को शांतिपूर्वक ढंग से हल करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब आपसे छिपाया था। युवराज ओमव्रत की बातों को सुन सम्राट वृद्धव्रत कुछ भी नहीं बोलता है। वो अपनी बहू से कहता है, सिंह वर्मन एक बहुत ही महान योद्धा थे और उनके अनुभव से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। उनकी हत्या किसने की है? कौन है वो? सम्राट का सवाल सुन हेमा उसे जवाब देती है, पिताजी, वो एक लड़की है और उसका नाम नैना है। ये सेनापति अमात्य की पोती और वीरभद्र की बेटी है। उसने अपना परिवार छोड़ दिया और अब शाही दवाखाने में रहती है। हेमा से इतना सुनने के बाद सम्राट वृद्धव्रत की हैरानी और भी बढ़ जाती है। वीरभद्र की बेटी? मैंने तो सुना था वो मंदबुद्धि है, फिर वो सिंह वर्मन की हत्या कैसे कर सकती है? सम्राट की बातों को सुन हेमा उसे जवाब देते हुए कहती है, वो ठीक हो गई है महाराज। वैसे उसने दादाजी की हत्या अपने एक साथी से करवाई है। उस लड़की ने मेरे भाई को भी घायल कर दिया। हेमा की बातों को सुन सम्राट वृद्धव्रत युवराज ओमव्रत से कहता है, हम सब कल कुसान राज्य जाएंगे। मुसीबत की इस घड़ी में मैं वर्मन परिवार के साथ हूँ। इस हत्याकांड की दोषी नैना तथा उसके साथियों को मैं अवश्य सजा दूंगा। सम्राट की बातों को सुन युवराज और उसकी पत्नी हेमा बिल्कुल चुप थी। तभी उनके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, नहीं सम्राट, अभी कुसान राज्य जाने और नैना को सजा देने की आवश्यकता नहीं है। वत्सल साम्राज्य के राज दरबार में वत्सल के ही सम्राट को कुसान राज्य जाने से मना करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद द्वापर साम्राज्य का राजकुमार श्रीपद था। वत्सल के राज दरबार में जाकर वत्सल के ही सम्राट को कुसान जाने से क्यों मना कर रहा है श्रीपद? हेमा के शाही फरमान का क्या होगा असर, और क्या अब नैना को गिरफ्तार कर पाएंगे कुसान के सैनिक?